Hello students, today I am going to take your class of PSC Part 3 Zoology second paper जिसका आज टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टेंसले ने 1953 में, और उन्होंने कहा था कि बायोटिक कम्युनिटी और इसके एबायोटिक एनवायरनमेंट टुगेदर दे रिप्रेजेंट इकोसिस्टम। और ओडम एक साइंटिस्ट थे जो इकोलॉजिस्ट माने जाते हैं सबसे बड़े। उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि इकोसिस्टम इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी विच इंक्लूड्स बोथ द ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, each influencing the properties of the other and each is necessary for the maintenance of life। अर्थात किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके अजैविक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ के चक्र को पूरा करने के लिए लगातार रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं होती रहती हैं, रिएक्शंस होते रहते हैं। इन्हीं रिएक्शंस के संपूर्ण तंत्र को, पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब अगर हम ब्रॉडली देखें तो इकोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो कि नेचुरल कंडीशंस में ऑपरेट हो रहा होता है, जैसे कि स्थलीय इकोसिस्टम और जलीय इकोसिस्टम, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल को फिर हम देख सकते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट और क्रॉप में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर और मरीन दो पे डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी दो तरह के से पानी होगा, एक तो रनिंग वाटर होता है, एक स्टैंडिंग वाटर होता है, एक चलता हुआ पानी और एक ठहरा हुआ। जो बहता हुआ पानी होता है उसको हम बोलते हैं लोटिक एनवायरनमेंट या लोटिक इकोसिस्टम, और जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है वो होता है लेंटिक इकोसिस्टम। सो फ्रेश वाटर में बी ऑफ लोटिक और लेंटिक टाइप। एंड देन एक्वेटिक को हम मरीन में करते हैं, तो मरीन में भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बहुत जहाँ पे गहराई हो, डीप बॉडीज हो जैसे कि ओशन, और जहाँ शेलो बॉडीज हो यानी कि सी। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जो मैन इंजीनियर्ड होता है। जैसे कि हम कोई फसल लगाते हैं, हमें पता है कि अभी ये फसल इस बार लगनी है, फिर अगली बार दूसरी लगनी है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली जब इनको लगाते हैं, जब प्लांट मैनिपुलेशन के द्वारा लगाते हैं, नेचुरल बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए रेगुलरली लगाते हैं, तो वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। अब क्या होता है जब इकोसिस्टम की बात करें, तो हम इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर देखें तो स्ट्रक्चरली फंक्शनली हम इनको देखें तो ये रेट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी को शो करते हैं, जिसमें एनर्जी फ्लो पता लगता है, प्रोडक्शन और रेस्पिरेटरी रेट ऑफ कम्युनिटी पता लगती है। ऐसे ही ये रेट ऑफ मटेरियल या न्यूट्रिएंट साइकिल शो करते हैं। बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल रेगुलेशन बताते हैं, रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द एनवायरनमेंट, और रेगुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द ऑर्गेनिज्म बताते हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, जिसमें स्पीशीज हैं, बायोमास है, लाइफ हिस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेसेस को हम स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल स्टडी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एटसेट्रा। तो इस तरह से हम अगर ब्रॉड तरीके से देखें तो हम इकोसिस्टम को दो मेजर कंपोनेंट्स में या दो मेजर फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडेफिक फैक्टर्स आएंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड एटसेट्रा। ऐसे ही एडेफिक फैक्टर्स में सॉइल, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी होंगे। ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो जो स्वयं पोषी हैं, कंज्यूमर्स वो जो परपोषी हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और फिर तीसरे आते हैं डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब अगर हम लिविंग कंपोनेंट्स को देखें तो स्वयं पोषी और परपोषी दो लिविंग कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। ऑटोट्रॉफिक
स्वयंपोषी होते हैं, जो कि अपना भोजन खुद फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। इनमें सब प्रोड्यूसर्स होंगे। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि उत्पादक जो होते हैं पहला पोषक स्तर बनाते हैं, और हरे पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं, जो सनलाइट की एनर्जीज को इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों से भोजन उत्पादन करते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स इन ponds, lakes, algae in ocean, grasses in the grassland। ऐसे ही जब हम हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक में सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं। शाकाहारी वनस्पति पहला पोषक स्तर बनाते हैं और पादप ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसमें संग्रहित ऊर्जा को जंतु ऊतक में परिवर्तित कर देते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी प्राथमिक भोजक जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, यानी कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ये अंतिम भोजन का समूह बनाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं। इनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये अधिकतर माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जो मृत जीवों के अवशेषों को सरलतम पदार्थों में बदल देते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ को घुलनशील और केमिकली तोड़कर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये पदार्थ फिर ट्रांसफॉर्मर अर्थात ये ट्रांसफॉर्मर्स जो जीवाणुओं द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, जो इन कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूपों में बदल देते हैं, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादप हैं वो इनका उपयोग कर लेते हैं और एक सामान्य भोजन श्रृंखला पोषक स्तर पर ऐसे बन जाती है। यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाया प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स ने, फिर वो डिकम्पोज हो गए, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गए और फिर ये जीवाणुओं द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं और ये वापस प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों के उपयोग में आ जाते हैं। अब आते हैं हम फूड चेन पे। नाउ द टर्म फूड चेन implies transfer of food energy from the source in plants through a series of organisms with repeated eating and being eaten up। यानी पौधों द्वारा स्टोर्ड एनर्जी जब किसी समुदाय या कई ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक क्रम में खाने और खाए जाने की चेन से गुजरती है तो उसको हम बोलते हैं फूड चेन। अब इसमें क्या होता है, फूड चेन यहाँ पे जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट ने मैक्सिमम एनर्जी सनलाइट से ले ली फोटोसिंथेसिस के लिए। जब इसने मैक्सिमम एनर्जी ले ली तो जब यहाँ से इस प्लांट को इस कंज्यूमर ने खाया, हर्बीवोर ने खाया, तो जब ये कंज्यूमर इसको खाएगा तो इसने जो एनर्जी ली थी उसका कुछ पार्ट एनर्जी का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ज़्यादातर पार्ट ये इसने कंज्यूम कर लिया। जब इसने ये एनर्जी ले ली तो इसको जब दूसरे एनिमल ने खाया, यानी जब ग्रास हॉपर को एक चिड़िया ने खाया, एक बर्ड ने खाया, तो ये एनर्जी जो इसने प्लांट से ली थी उसका कुछ भाग फिर ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ऐसे ही ये आगे चेन चलती रहेगी। बर्ड को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया आउल ने। तो यानी कि ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इन सब से चेन से निकलते हुए एनर्जी, जो यहाँ पे एनर्जी थी वो एनर्जी धीरे धीरे एंड में जाते जाते कम हो गई। इसका मतलब हर एक ट्रांसफर पे लार्ज प्रोपोर्शन यानी 80 to 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। जितनी छोटी फूड चेन होगी अवेलेबल एनर्जी बायोमास में ज़्यादा होगी, क्योंकि इतनी है तो ये इन्होंने एनर्जी दे दी। अब अगर इसने यहाँ नहीं दी तो इसकी एनर्जी कहाँ चली गई, स्नेक ने ले ली। तो इस तरह से जैसे जैसे फूड चेन लंबी होती चली जाएगी अवेलेबल एनर्जी कम होती चली जाएगी। सो द फूड चेन विद फ्यूअर नंबर ऑफ लिंक्स और ट्रांसफर्स वो सबसे एफिशिएंट फूड चेन कहलाएगी। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 तरह के हमने यहाँ फूड चेन्स बनाई हैं। एक तो 3 लिंक्ड फूड चेन है, एक 4 लिंक्ड है और एक 5 लिंक्ड है।
ये सब एक दूसरे पे निर्भर है। हाउल निर्भर है रैट पे, रैट निर्भर है इस पौधे पे। ऐसे ही कैरेट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लायन ने। तो ये 4 लिंक्ड हो गए। यहाँ पे जो एनर्जी बायोमास में जा रही है वो अमाउंट ज्यादा जाएगा इस फूड चेन में, जबकि इस 4 लिंक्ड फूड चेन में कंपैरेटिवली इस 3 लिंक्ड फूड चेन से एनर्जी लेवल कम होगा या कम बायोमास में एनर्जी होगी। ऐसे ही ये 5 लिंक्ड फूड चेन है जिसमें ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर उसको फ्रॉग ने खाया, फिर उसको पाइथन ने खाया और फिर उसको ईगल ने खाया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फूड चेन पे, यानी कि कितने प्रकार की फूड चेन होती हैं। 3 प्रकार की फूड चेन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहली है ग्रेजिंग या प्रीडेटर फूड चेन। चेन जो ग्रीन प्लांट बेस से स्टार्ट होती है और ग्रेजिंग हर्बीवोर्स तक जाती है और उसके बाद कार्निवोर्स तक जाती है, वो कहलाती है ग्रेजिंग या प्रीडेटर फूड चेन। जैसे एग्जाम्पल, सन से फाइटोप्लैंक्टन्स ने यूज करी एनर्जी, फिर उसको एनिमल्स ने खाया, स्मॉल फिश ने खाया, लार्जर फिश ने खाया और फिर ह्यूमन बीइंग ने खा लिया। यहाँ पे देखें इस प्रोड्यूसर को, ये तो प्रोड्यूसर है, कैटरपिलर ने खाया तो कैटरपिलर क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, हर्बीवोर है। फिर इसके बाद इसको खाया फ्रॉग ने तो ये भी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फिर उसके बाद इसको स्नेक ने खाया और स्नेक को खाया ऑग ने। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्रीन प्लांट बेस है। तो चेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन प्लांट बेस। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन इज पैरासिटिक फूड चेन। वो चेन जिसमें होस्ट हमेशा बड़ा होगा और चेन जो होगी वो हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाएगी। यानी कि ये देखिए ये जिब्रा है, जिब्रा से निमेटोड, निमेटोड से फिलामेंटस बैक्टीरिया एंड देन अगेन। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिटिक फूड चेन। इसमें कोई प्लांट बेस नहीं है और चेन स्टार्ट हो रही है हर्बीवोर्स के साथ, बट जो फूड एनर्जी है वो पास ऑन होती है लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरह। यानी जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है उसको हम होस्ट कहते हैं और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये पैरासाइट स्मॉल एनिमल्स हैं जो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होस्ट के द्वारा फुलफिल करते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। हर्बीवोर्स, होस्ट है ना, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स है पैरासाइट्स, हेलमिंथीज और बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट parasitic food chain which is going from larger organism to smaller organism. Now the third type comes detritus या saprophytic food chain. जब transfer of energy is from dead organic matter of decaying animals, जो सड़ रहे हैं एनिमल्स उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर से जब ट्रांसफर होती है एनर्जी और प्लांट बॉडीज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक जाती है तो वो कहलाती है detritus या saprophytic food chain. In is one which begins with dead organic matter and animal waste. Detritus का मतलब होता है waste. So जो detritus feeding organism होते हैं, जो detritus खाते हैं, उनको बोलते हैं हम detrivores. तो ये dead leaves को जब खाया तो ये detrivores हो गया. So here this is the chain which goes from dead organic matter to microorganisms and to detrivores. So यहाँ पे कोई भी प्लांट बेस नहीं होता और डेट्राइटिस वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं या एक्सुडेट्स होते हैं या हम कहें डेड मैटर है जो कि ग्रेजिंग फूड चेन से डिराइव होते हैं और energy contained in this detritus is not lost to ecosystem as a whole, rather वो सर्व करती है एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह जो कि ऑर्गेनिजम्स को देती है और सेपरेट फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन. इट इज डेफिनेटली सेपरेट फ्रॉम grazing food chain and it is generally termed as detritus or saprophytic food chain. ये देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन से जो एनिमल्स थे वो डेड हुए, मृत हुए और एक्सक्रीटरी मटेरियल उनका ग्रेजिंग फूड चेन का आया तो डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स ने काम किया. ये डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स ने जब काम किया तो सॉइल एनिमल्स उनको कंज्यूम कर लेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर लेंगे. कुछ
डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म से रेस्पिरेशन के द्वारा डिकम्पोजर रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी निकल जाती है, और उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर परमानेंटली इनकॉर्पोरेट हो जाता है सॉइल के अंदर, सेडिमेंट्स में या रॉक्स में। अब आते हैं हम इसके बाद फूड वेब पे। नाउ जो ये फूड चेन्स हमने पढ़ी थी, ये कोई आइसोलेटेड सीक्वेंसेस नहीं होते हैं, परंतु ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि इनके अंदर इंटरलॉकिंग फूड चेन्स होते हैं जब, तब हम उसको बोलते हैं फूड वेब। सो द सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इंटरलॉकिंग फूड चेन्स इन अ गिवन हैबिटेट आर नोन एज फूड वेब। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, प्लांट्स को खाया काऊ ने, फिर काऊ को खा लिया, गाय को खाया शेर ने, लॉयन ने। इसी तरह प्लांट्स को गोट ने खाया और फिर उसको लॉयन ने खा लिया। तो एक तो ये रही फूड चेन और एक ये दूसरी फूड चेन। तीसरी फूड चेन ये रही कि इस प्लांट्स को खाया किसी इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया छिपकली ने, लिजर्ड ने, उसको खा लिया किसी कैट ने, बिल्ली ने, और फिर उसको खाया किसी डॉग ने, और डॉग को खाया लायन ने। तो इस तरह से ये भी एक फूड चेन है। तो इस तरह से जब ये इंटरलॉकिंग फूड चेन्स सिस्टम बनाती हैं, जो कि हर एक फूड चेन अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से साथ, तो ये कहलाते हैं फूड वेब। यानी कि जब सब फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं एक दूसरे से, तो वो फूड वेब का निर्माण करती हैं। यहाँ पे हम देखें कि फॉरेस्ट में फूड वेब, ये एक फूड चेन है। ग्रीन प्लांट, गोट को खाया, गोट ने खाया, गोट को लॉयन ने खाया। ऐसे ही इसको रैबिट ने खाया, रैबिट को जेकाल ने खाया, और फिर जेकाल को लायन ने खाया। यहाँ पे यही इसको वाइल्ड कैट ने खाया, वाइल्ड कैट ने लायन को खाया। दूसरी एक और चेन देखें तो ग्रीन प्लांट को माउस ने खाया, माउस को ऑल ने खाया, फिर ग्रीन प्लांट को माउस ने खाया तो माउस को स्नेक ने, फिर काइट एंड देन लायन। सो दिस इज हाउ एक इंटरलॉकिंग फूड चेन बन जाती है, और इसे इंटरलॉक्ड फूड चेन को या इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स को हम बोलते हैं फूड वेब। दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम 1, जहाँ पे हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा। थैंक यू।